जिस मशीन के जरिए 7 राज्यों में इंडिया गठबंधन की सरकार है, उस मशीन की भी हाया कर रहे हो। जब 44 आई थी तब हाया करना समझ में आता है। अब तो 99 आ गई। जब ठप्पा लगता था कागज पर और वोट पड़ता था तो मतदाताओं के मन में शंका छोड़ो, छोटी बड़ी शंका सब छोड़ो। तब तो मतदाता सामने देखता था दय बम दय गोली सटासट पूरी कितंजा लेके आदमी भाग गया खेत में, वहां सटासट छाप रहा है। नहीं देखते थे क्या? आपने ना देखा हो, विवेक जी ने, अशोक जी ने, प्रशांत ने, मैंने तो देखा है। कहीं 5 मारे, कहीं 6 मारे, कहीं 2 मारे, कहीं 4 मारे, रिटर्निंग ऑफिसर रेल दिया, कहीं पूछा छीना अधिकारी मारा गया छीना झपटी में। तो वो जनता के भीतर भरोसा पैदा हो रहा था। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज एक शानदार डिबेट वीडियो लेकर आ गया हूँ, वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों आज की डिबेट में आप लोग देखने वाले हैं देश के सबसे लोकप्रिय और निडर पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी ने घमंडिया के 2 प्रवक्ता समाजवादी के अशोक यादव और कांग्रेस की विवेक नारायण मिश्रा को कैसे भयंकर पेला है। दोस्तों आप सब लोग जानते ही है ये घमंडिया के लोग चुनाव से पहले ईवीएम को लेकर कितना शोर मचाया था, लेकिन 4 जून के बाद जब कांग्रेस की 99 और यूपी में सपा की 37 सीट आ गई तब से ये लोग ईवीएम की बात भूल ही गए। लेकिन अचानक काल से ये लोग ईवीएम पर शोर मचाना शुरू कर दिया। दोस्तों आज इसी पर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इन दोनों को भयंकर क्लास लगाया और कांग्रेस को किया एक्सपोज। दोस्तों आज की ये शानदार डिबेट अंत तक जरूर देखना। एंड डिबेट के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। एक बात कहता हूं, जिस मशीन से राहुल जी 2 जगह से जीते, जिस मशीन के जरिए 10 साल बाद कांग्रेस 99 पाई, जिस मशीन के जरिए 7 राज्यों में इंडिया गठबंधन की सरकार है, उस मशीन की भी हाया कर रहे हो। जब 44 आई थी तब हाया करना समझ में आता है। अब तो 99 आ गई। 1 मिनट विवेक जी, अब दोबारा नहीं, जब दोबारा में अवसर आएगा तब, अभी बीच में नहीं। तब आपको, अच्छा मान लीजिए आपको इतना ही विषय था तो 4 तारीख को दोपहर में 12 बजे से मंत्र जाप शुरू होना चाहिए था। ईवीएम हाय हाय नहीं, राहुल जी को, अखिलेश जी को ऐसे सधे ट्वीट 4 तारीख को। तब तो मन में लड्डू फूट रहे थे कि गुरु चुप्पे रहो, चुप्पे, हो सकता है अपनी सरकार बन जाए, मामला आ गया है क्या? ये तो लड्डू फूट रहे थे। बोले ईवीएम ओके है, डोंट वरी, ईवीएम इज ओके, सरकार बन रही, चुप रहो। नहीं, उस वक्त अगर सपा कोई कार्यकर्ता कहता भी तो अशोक जी उसको डांट देते, तो चुप, इस वक्त ईवीएम पवित्र है, सरकार बनने जा रही है, बौड़ो मो क्या? ऐसी बातें हम लोग तब कहेंगे जब सरकार ना बने। लो भैया, अशोक जी 3 सीट जीते, 5 सीट जीते तो भी ईवीएम हाय हाय, 37 जीत गए तो भी ईवीएम हाय हाय। और ये वैसे रवायत कहती थी कि ये ईवीएम हाय हाय का जो मंत्र जाप है ये 4 तारीख को 2 बजे तक शुरू हो जाना चाहिए था। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये 12-13 दिन लेट है, जैसे मानसून लेट आता वैसे। अशोक जी सवाल है कि आप जिस सीट को रिलेट कर रहे हैं कि ज्यादा सीटें आ गई तब आप ईवीएम पे इतना दिन बाद, कम सीटें आ गई तब आपको बोलना चाहिए था। ये सीटों से ईवीएम की क्रेडिबिलिटी का उसका कोई ताल्लुकात नहीं। बात सिर्फ है क्रेडिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। तो देखिए ऐसा नहीं है कि विपक्ष की सरकार ही इसमें सवाल, सॉरी विपक्ष के लोग ही इसमें सवाल उठाते हैं। सवाल तो भारतीय जनता पार्टी भी ईवीएम पे पूरा किताब लिख दी, रामायण लिख दी ईवीएम पे। तो देखिए सवाल आज भी है ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी का। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जिस व्यवस्था में अगर मतदाताओं के मन में जरा भी शंका हो रही है उस व्यवस्था के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका लगाई गई थी, अमिताभ जी आपको याद होगा, तो उसमें बस 10 सेकंड की वीवीपैट का जो मिलान हो जाए। ठीक है, अभी रुक जाओ, आते हैं दोबारा से, आते हैं। बड़ी सावधानी से खतरनाक खेल खेला जा रहा है, बड़ी मासूमियत के साथ। जिसे पूछो वो कह रहा कि भाई साहब हम तो विश्वसनीयता की बात कर रहे हैं ना, क्रेडिबिलिटी की। अच्छा जी, जब ठप्पा लगता था कागज पर और वोट पड़ता था तो मतदाताओं के मन में शंका छोड़ो, छोटी बड़ी शंका सब छोड़ो। तब तो मतदाता सामने देखता था दय बम दय गोली सटासट पूरी कितंजा लेके आदमी भाग गया खेत में, वहां सटासट छाप रहा है। नहीं देखते थे क्या? आपने ना देखा हो, विवेक जी ने, अशोक जी ने, ये प्रशांत ने, मैंने तो देखा है। कहीं 5 मारे, कहीं 6 मारे, कहीं 2 मारे, कहीं 4 मारे, रिटर्निंग ऑफिसर रेल दिया, कहीं पूछा छीना अधिकारी मारा गया छीना झपटी में। तो वो जनता के भीतर भरोसा पैदा हो रहा था, पारदर्शी था, अच्छा हो रहा था ना। 1 सीट से 16 बार चुनाव हुआ, 13 बार बाप बेटे जीत गए। क्यों? बोले ठप्पा चल रहा था, बोले चिंता ही ना करो अपन है, वो अच्छा था। अब कह रहे राहुल जी, अखिलेश जी, स्टालिन जी, ममता जी, सबने ये कहा कि पारदर्शिता और विश्वास का सवाल है। तो विश्वास का सवाल तब क्यों नहीं उठाया? यही नहीं, अभी और सुनिए। जब एटा, इटावा, मैनपुरी, फरुखाबाद में गोली चले बिना चुनाव नहीं होता था अशोक जी। कौन जीता कौन हारा इससे पहले 5-7 का मरना लाजमी था, विवेक जी भी जानते हैं।
मैं नामों के उल्लेख में नहीं पढ़ रहा। खैर, विवेक नारायण जी, सारी किस्सा कहानी छोड़ो कि भाई 2 बार आपकी सरकार उसी मशीन से बनी केंद्र में। नहीं, आपको तो 272 में आया था, लेकिन गठबंधन की सरकार बनी 2 बार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में। और आज भी छोटे बड़े मिला के 7 राज्यों में गैर भाजपा गैर एनडीए सरकारें हैं। इसको छोड़ भी दें हम करें सबको, तो भी क्या विपक्ष ये साहस दिखा सकता है कि जितने लोग ईवीएम से चुन के आए सब एक साथ इस्तीफा दे दे, बोले ना हमको ईवीएम पे भरोसा नहीं। विवेक जी, तो बात बन जाएगी राहुल जी अभी एक ही सीट छोड़ने करे मगर दोनों छोड़ दें क्या, और सारे कांग्रेस वाले छोड़ दें, कहें हमें मंजूर नहीं है, तो जान आ जाएगी आपकी बात में और उसमें वजन पैदा हो जाएगा। नहीं, क्या करना है इसी सांसदी का, विधायकी का, सरकार का, जो आपके हिसाब से गलत मशीन से आई है, छोड़ दीजिए। नहीं, यहाँ पे किसी भी नेता ने, राहुल जी ने, किसी ने जनादेश पे कोई सवाल नहीं उठाया है। अच्छा, एक भविष्य में अगर कोई सुधार सकता है तो उसके लिए एक चुनी हुई सरकार का और चुनाव आयोग का दायित्व बनता है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम ये सब हवालों के बाद में भी अगर कोई चीज है तो अभी चुनाव होने नहीं जा रहे हैं, एक बैठ के जनता की शंकाएं क्यों नहीं दूर होती है आम दलों की। दूसरी बात देखिए आप, ये आज जो जब पहले चुनाव होता था ठप्पे से तो जनता के मन में शंका नहीं थी, तब तो वो आंखें फाड़ के देख रहे थे हाय राम गुड्डू मर गए और मुन्ना गोली लग गई, नहीं देख रहे थे? देखिए, और नहीं तो क्या, नहीं, हमारा भाजपा विश्व में सबसे ज्यादा सुशासन और नैतिकता और राष्ट्रवाद का दावा करने वाली पार्टी है। आज 10 सालों से वो सत्ता में है। आज इस तरह के अगर कोई सवाल उठते हैं तो नैतिकता वाली सरकार को चाहिए कि वो पिछली सरकारों से तुलना न करते हुए उसका फिर एक कोई समाधान निकाले। भविष्य में सुधार की गुंजाइश बराबर बनी रहती है। आज क्या वजह है कि इस सरकार के सवालों पे सवाल क्यों उठते रहे हो, चाहे पुलवामा की बात हो, चाहे कोरोना में डेथ के आंकड़ों की बात हो, चाहे जीडीपी के आंकड़ों की बात हो, तो आप इनके सरकार के सवालों पे, सरकार के फैसलों पे सवाल क्यों उठते रहे हैं? इसके पहले आपके भाई एक मिनट, विवेक भाई, मैंने तो ऐसी कोई सरकार ही ना देखी ना सुनी, जवाहरलाल जी की सरकार के फैसले पर भी सवाल उठते थे। और कहिए तो मैं बताऊं, इसलिए ये तर्क मत दीजिए कि इसी से सरकार उठ रही। कैसी बात कर रहे हो, कौन सी सरकार है जिसपे सवाल नहीं उठ रहे? अरे चुंगी की नगर पालिका जो होती है, चुंगी नगर पालिका, उस पर भी सवाल उठते हैं। ये तो देश की सरकार है यार। नेहरू जी की सरकार के समय नहीं उठता था, उनके तो धमाल नहीं फैसले में सवाल उठाया था, राममनोहर लोहिया ने उठाया था। नेहरू जी की तो शेरवानी पे सवाल उठ गया था, बाकी फैसला छोड़ो। और चीन के साथ जब युद्ध हुआ उसके बाद हाउस में जब पंडित जी आए तो क्या स्थिति थी? सवाल नहीं उठ रहे थे, तब तो लट्ठी चल रहे थे। पंडित जी से पूछा गया कि क्या भारत की जमीन कब्जा कर ली चीन ने, तो उनका ने वो जमीन है जिस पर एक दाना नहीं उगता। तो महावीर त्यागी ने अपने सिर पे हाथ फेरा, बोले जवाहरलाल जी मेरे सिर पे भी एक बाल नहीं तो मैं अपनी गर्दन काट के दे दूं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, ये सवाल नहीं थे कि महाराज? इसलिए ये तर्क ठीक नहीं। मैंने तो एक मासूम बात कही अशोक जी, आप लोगों की बात में ज्यादा वजन कैसे आए इस दृष्टि से एक उदाहरण दे दूं। आप कहोगे ऐसा तो नहीं कभी आप जी हमको भड़का रहे हो कि हमारी ये सांसदी भी चली जाए। नहीं अशोक जी सुन लो, राजीव गांधी के बोफोर्स मामले में हंगामा था देश भर में। विवेक भाई आप भी, जेपीसी बनी, वी शंकरानंद जेपीसी के अध्यक्ष बनाए गए, कांग्रेस का बहुमत था इसलिए जेपीसी में कांग्रेस का बहुमत हो गया। उसने जो रिपोर्ट देनी थी वो दे दी कि राजीव गांधी पाक साफ और उसमें कोई समस्या नहीं है, इनसे ज्यादा ईमानदार कोई नहीं। हाउस में जब वो रिपोर्ट आई ना तो उसके पन्ने फाड़ फाड़ के विपक्ष के सांसदों ने हवा में उछाल दिए लोकसभा के अंदर, और सारे विपक्षी सांसदों ने इस्तीफा दे दिया, बोले हमें ये झूठ मंजूर नहीं। हो चुका है ना भारत में, इसीलिए मैं वो उदाहरण लेके आया। अशोक यादव जी, क्या ये बेहतर नहीं होगा आपकी जो आपके समर्थक हैं उनको भी लगेगा कि हाँ भाई आप में नैतिक शक्ति है, जो चीज ठीक नहीं उसको छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया। अब जब तक बैलेट से नहीं होगा चुनाव तब तक नहीं लड़ेंगे चुनाव, तब तक संघर्ष करेंगे। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। के लिए आपको व्यवस्था में रह के ही आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आप अगर ये चाहें कि हम सिस्टम से बाहर जाके सिस्टम का विरोध करें, वो उतना ढंग से विरोध नहीं हो पाएगा जितना ढंग से विरोध सिस्टम में रह करके हो पाएगा। तो अगर हम लोकसभा या विधानसभा में हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा तो हमारा विरोध उतना प्रभावशाली नहीं रहेगा। अमिताभ जी, ये बात आप भी जानते हैं, ये बात पूरी देश दुनिया जनता सब जानती है। अच्छा, विरोध के अलावा जो बेसिक जो रीजन था अमिताभ जी, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया था, मैं वही बात कर रहा था, बीच में थोड़ा रुक गया था मामला, कि उसमें जो ईवीएम में 3 तरह का सिस्टम, एक बैलेट यूनिट, एक कंट्रोल यूनिट और तीसरा वीवीपैट होता है। तो उसमें सिर्फ यही डिमांड थी हमारे जो विपक्ष के नेताओं की कि जो वीवीपैट में जो पर्चियां कट के गिरती हैं वो पर्चियां मतदाता अपना ले जाए और वो पर्चियां बैलेट बॉक्स में डाल दे। लेकिन चुनाव आयोग को इस पर भी आपत्ति थी कि नहीं ये तो नहीं संभव है। तो देखिए, ट्रांसपेरेंसी सिर्फ विपक्ष मांग रहा था, और ट्रांसपेरेंसी सरकार चाहती नहीं कि ट्रांसपेरेंसी हो व्यवस्था में।
तो ये सब अशोक जी, दिक्कतें तो आएंगी ना। अशोक जी, एक मिनट, मेरा बड़ा मासूम प्रश्न है, क्योंकि मैंने वो दौर खूब अच्छे से देखा जब ठप्पा लगता था। उसमें ट्रांसपेरेंसी, विश्वसनीयता, प्रामाणिकता, पारदर्शिता सब थी ना, जब मत ठप्पा लग के चुनाव होता था। आप कह सकते हैं बात अशोक यादव जी? आपके नेता ने कहा कि फिर से ठप्पा वाला काम शुरू करो, ये हटाओ मशीन वाला। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, जब ठप्पा लग के फैसला होता था कि कौन विधायक कौन सांसद, तो पारदर्शिता, निष्पक्षता थी अशोक जी? चीज में पारदर्शिता है, वो दर छोड़ दीजिए। आज अगर देखा जाए जिस तरह से घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, उस तरह की के बीच में क्या ट्रांसपेरेंसी है, क्या क्रेडिबिलिटी है? आप ये बताइए, चुनाव के ठीक पहले चुनाव आयोग के पैनल में से, जो सिलेक्शन पैनल में से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकाल के कैबिनेट मंत्री को लगा दिया जाता है उसकी जगह पे। एक सरकार क्या चाहती थी इसके पीछे, उसकी मंशा क्या थी? चुनाव में ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए ऐसा काम किया गया। अशोक जी, ठीक है, अपने हिसाब से चुनाव को चलाने के लिए किया गया। ठीक। अशोक जी, आपकी जानकारी के लिए एक चीज याद दिला दें, याद आपको होगी अभी, ताकि भूल ना जाए कहीं। विवेक नारायण जी की पार्टी ऐसे ऐसे कौतुक कर चुकी सरकार में रहते हुए कि उससे ज्यादा कौतुक कोई कर नहीं सकता। वो सारे विवेक जी सारे खेल चुकी, अब कौन खेलेगा? इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं कोई भारत में हुआ। एक हुआ करते थे गिल साहब, वो कांग्रेस के राज्यसभा के मेंबर थे, पार्टी के अनुशासित सिपाही थे, 24 अकबर रोड को प्रणाम करने वाले आदमी थे। उनको एक दिन सुबह अचानक मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया। जब चुनाव आयुक्त की उनकी जिम्मेदारी खत्म हुई तो केंद्र में मंत्री बना दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये बड़ी भारी पारदर्शिता थी यार, ये बड़ी गजब पारदर्शिता थी। न संसद में कोई अमेंडमेंट हुआ, न कोई ऑर्डिनेंस आया। बोले गिल, बोले हाँ जी मैडम, बोले तुम खाली बैठे, चलो आयोग के अध्यक्ष हो जाओ, चुनाव आयोग के। बोले आयोग खत्म हो गया, बोले इधर आ जाओ, तुम मंत्री हो जाओ। ऐसे तो काम कर रहे थे महाराज। अब आप कह रहे हो ना पारदर्शिता होनी चाहिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।